नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, आज की हमारी डेट है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट और क्या क्या चीजें न्यूज में चल रही। सबसे पहला है हमारा आर्टिकल नेशनल मैरीटाइम डे, समुद्री दिवस, जो हाल फिलहाल में मनाया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, की हमारे भारत में किस प्रकार से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जाता है, भारत और चाइना के संबंधों के ऊपर। और फिर है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, काफी इंपॉर्टेंट है, बजट में आया था। इंडिया का ग्लोबल वार्मिंग में किस प्रकार का हमारा कंट्रीब्यूशन है, और अभी बहुत न्यूज में चल रहा है रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। देखिए, सबसे पहला है कि जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की काफी ज्यादा पुष्टि करी है, क्योंकि अभी 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे, समुद्री दिवस है, वो मनाया गया है। क्या होता है ना, इसमें जितना भी समुद्र है, यहाँ पर ये इंडिया का है, वर्ल्ड का नहीं है। तो समुद्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि हम कैसे इंडिया की इकोनॉमी में समुद्र क्षेत्र के महत्व को उजागर कर सकते हैं, उस प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर दी गई हैं। अगर मैं बात करूं इसकी हिस्ट्री की, तो मतलब 5 अप्रैल ही क्यों, इसके पीछे भी तो कोई रीजन हो सकता है ना, कि 5 अप्रैल ही क्यों। तो देखिए, इसके पीछे भी एक रीजन है कि इसमें यहाँ पर पूरे प्रकार से हम लोग 5 अप्रैल को ही क्यों चूज किए हैं। तो उसके पीछे भी यहाँ पर एक सिंगल सा रीजन है। तो देखो भाई, यहाँ पर 5 अप्रैल 1919 को एक शिप थी जिसका नाम है SS लॉयल्टी। ठीक है, यहाँ पर SS, तो यहाँ पर जो है एक मुंबई से लंदन गई थी, जब ब्रिटिशर के अंडर ही हमारा पूरा हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो ये वही चीज है यहाँ पर, इसको आप लोगों को याद रखना है, जिससे इंडिया में पूरी तरीके से शिप के थ्रू, जो आप कहते हैं ना वाणिज्यिक नौवाहन, कमर्शियल शिपिंग, वो जो शिप थी वो वहां पर उसके ओनर थे सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी, उस समय की स्वदेशी कंपनी थी भारत की। और उसके बाद फिर वर्ल्ड लेवल पे भी इंडिया ने 1959 पे सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है उसको भी शामिल अपने आप में कर लिया था। अगर मैं अभी के प्रावधान की बात करूं, अभी के आंकड़े देखूं, तो भारत के अंदर 13 प्रमुख और 200 गैर प्रमुख जो है बंदरगाह शामिल है। 13 प्रमुख मेजर पोर्ट्स होते हैं और 200 से ज्यादा नॉन मेजर पोर्ट है। JNPT भारत का सबसे बड़ा है, इसको मैं JNPT बोलती हूँ, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसका एक्चुअली में पहले नाम जो हुआ करता था, वो हुआ करता था नहावा शेवा, जो कि महाराष्ट्र में बना हुआ है। नाहवा शेवा, ये पहले हुआ करता था। और मुंद्रा जो है वो प्राइवेट पोर्ट है। ठीक है, भारत दुनिया के शीर्ष 5 जहाज देशों में से एक है, और वैश्विक जहाज पुनर्चरण बाजार में इसकी हिस्सेदारी करीब 30% देखने को भी मिलती है। भारत में सबसे ज्यादा जो आपका ट्रेड का आना जाना होता है, वो कितना कहाँ से होता है, बंदरगाहों के थ्रू। भारत की अगर मैं कोस्ट लाइन की भी बात करूँ ना, तटरेखा, वो करीब 7516.6 किलोमीटर है, जो कि करीब करीब आप 7517 किलोमीटर के रूप में कह सकते हैं। इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी जहाज तोड़ने की सुविधा है, शिप ब्रेकिंग फैसिलिटी भी पूरी तरीके से दी गई है, पूरे वर्ल्ड में टॉप करते हैं इसके अंदर। और आज के समय में जो यातायात है, पूरा कोस्टल का जो ट्रैफिक है, वो 74.9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 2022 में काफी ज्यादा, आप देख सकते हो, इंक्रीज हो गया है। धीरे धीरे करके इसको और भी ज्यादा बढ़ाने की पूरी पूरी जो है वो कोशिश जो है सरकार द्वारा की जा रही है। ठीक है भाई, इसके लिए बहुत से इनिशिएटिव सरकार ने करे, मैं वो भी बताऊंगी यहाँ पर आपको कि सरकार द्वारा इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव किए गए। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, सागरमाला, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सागरमाला देखो, एक तो भारत माला है,
जिसमें भारत को जोड़ा जाएगा। भारत के पूरे एरिया को एक माला के रूप में पिरोने की कोशिश जो है वो की जाएगी और पूरा एक साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो वो हो गया। और एक सागर माला है जिसमें पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा, बंदरगाहों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये सब इम्प्रूव किए जाएंगे। ठीक है भाई, ये यहाँ पर जो है वो पूरी प्रकार से इसमें कोशिश की जा रही है। पोर्ट को कैसे और डेवलप कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सब सवाल इसमें हो गए। ये सब चीजें जो हैं वो इसके अंदर इम्प्रूव की जाएंगी। अब भारत का मैरीटाइम इंडिया विजन भी अगर हम देखें तो करीब करीब ये जो भारत का मैरीटाइम इंडिया मिशन है ये भी काफी इम्प्रूव हुआ है। 150 से ज्यादा इनिशिएटिव्स इसमें पूरे आ चुके हैं इंडिया के सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। जिसमें क्या करते हैं, इसके अंदर शिपयार्ड बना दो, जल मार्ग बना दो, नेविगेशन को इम्प्रूव करने के लिए नए नए रास्तों पर यहाँ पर तैयारी करो। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर की जाती है जिसमें आप हितधारक विशेषज्ञों इन सब की सहायता से कैसे इसके ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं वो उसमें समान में डिस्कस किया जाता है कि भाई कार्गो को कैसे इम्प्रूव करना है, ऐसी सब चीजों के ऊपर डिस्कशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आर्थिक न्याय। ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस कह रहा है कि भाई हमें वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम स्टालिन, वो कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो कोटा दिया जाता है ना, वो एक आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय नहीं है। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय क्या मतलब है, देखिए, आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक घटक है। आर्थिक संस्थानों में निर्माण करना नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जिसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति कम से कम इतना तो अर्न कर सके कि वो एक अच्छी लाइफ, फाउंडेशनल लाइफ, एक बढ़िया लाइफ जीवन जीने का अवसर उसको मिल सके, मतलब एक रोजगार मिल सके उसको। ठीक है, इतना अमाउंट में रोजगार मिले कि वो एक अच्छी लाइफ को जो है वो जी सके। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक जस्टिस के प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक प्रक्रिया में एक निवेश करना होता है और सबको यहाँ पर एक जो है वो न्याय मिलना चाहिए। तो वितरणात्मक न्याय जिसमें हर व्यक्ति के श्रम और पूंजी निवेश से मेल खाने वाली आर्थिक प्रणाली को उत्पन्न करना। सामाजिक न्याय देना जिसमें हर व्यक्ति को यहाँ पर जो भी उसकी विकृति है उसको पता लगाते हुए सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए। अभी सरकार ने 103 नंबर का संशोधन जो है संविधान संशोधन अधिनियम को पास किया है। और ये पास जो है ये 2019 में किया गया था जिसमें जितने भी ईडब्ल्यूएस सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को 10% रिजर्वेशन दी जाएगी, 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कहाँ पे, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, उन सब में यहाँ पर आपको पूरा एक तरीके से कोटा दिया दिया जाएगा। और इस संशोधन में आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया जाएगा जिसमें उनको आर्थिक आरक्षण की भी सुविधा दी जाएगी जो कि जरूरत भी है, मतलब ताकि आगे बढ़ने में मदद मिले। जैसे मैं अब आर्टिकल 15 की बात करूँ, हमारा अनुच्छेद 15 है, वो यहाँ ये क्या कहता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगी। और ये रिजर्वेशन जो है ना वो जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है ना उनके लिए नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 16 में यहाँ पर 10% रिजर्वेशन हर एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, चाहे फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगी। पहले नहीं थी, अब यहाँ पर इंक्रीज की गई है। अब ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर देखो क्या बात की गई है कि अगर हम ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इनको अगर कोटा देते हैं तो इनकी वित्तीय अक्षमता जो है उसको हम यहाँ पर जो है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनकी वित्तीय क्षमता बहुत कम होगी, उसको बढ़ाने के लिए है। ये कोटा कैसा है, प्रगतिशील है और इसके माध्यम से आप शैक्षिक और आय असमानता के जो अब हम पहलू देख रहे हैं उसको हल कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति को आरक्षण का मानदंड इसलिए भी होना जरूरी चाहिए क्योंकि पिछड़े वर्गों के अलावा ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो अत्यंत दयनीय स्थिति में आज भी हैं। तो अगर हमें इनको आगे बढ़ाना है, इनको और ज्यादा प्रोग्रेस करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो हमें जरूरत है कि हम इनको कोटा दें। लेकिन इससे अगेंस्ट कुछ हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि जो पूरा रिजर्वेशन है पूरी तरीके से जितने भी आर्थिक की सारी चीजें हैं ये एक समग्र समाधान नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो है एक इसमें जो है आप समग्र के लिए इस तरीके से ही अगर कंप्लीट कर दे तो आपका समग्र समाधान निकल आएगा। इसमें और भी चीजों को ऐड करने की जरूरत है। आप सिर्फ ये देखें कि आर्थिक पिछड़ापन एक बड़ी चुनौती है क्योंकि
मानदंड के तहत व्यक्तियों को शामिल करना, बाहर करने से बहुत बड़ी सॉल्यूशन निकल आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें अपने आप में इंक्लूड करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्य के पास भी ऐसे पर्याप्त रूप से ऐसे सॉल्यूशन नहीं है कि वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सारे सॉल्यूशन आपके पास हो और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सके। मतलब हर एक के पास वित्त भी नहीं है ना, उतना उतना पैसा भी नहीं है कि आप उसमें सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करवा सके। आपको पैसा बड़े स्केल पे इसके लिए चाहिए होता है, और वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक के पास यहाँ पर अवेलेबल हो, हर राज्य के पास हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखो, ये कुछ इकोनॉमिक जस्टिस की एक थ्योरी है, आर्थिक जो एक जस्टिस है उसकी एक थ्योरी है, केल्सो एल्डर की थ्योरी है, कि भाई कितना कितना पैसा आ रहा है और कितना कितना पैसा डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टॉपिक पे आते हैं, इंडिया और चाइना के रिलेशंस। इंडिया और चाइना के जो संबंध है, अभी पता है अभी क्या हुआ है, ईटानगर में जो अरुणाचल प्रदेश, वहां पे चाइना ने ये बोला है कि भाई अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम हम चेंज कर रहे हैं। बेसिकली क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे अंदर हमारी भारत की टेरिटरी में एंटर करके, भारत के क्षेत्रों में एंटर करके अपना दावा यहाँ पे चाइना करने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का मानीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग की ये तीसरी ऐसी सूची है जिसमें इस तरीके का नाम देकर बदलने की कोशिश की गई है। पहले भी बीजिंग में 2017 2021 में जबरदस्ती जो है ऐसी सूचियां जारी की गई थी जिसमें नाम चेंज हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें कुछ कुछ एरिया को अरुणाचल चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है भाई ये तो साउथ तिब्बत है, ये गैंगजन है वहां का एरिया, और ये साउथ तिब्बत का ही एरिया। इवन चाइना अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को शो करता है और ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा। जबरदस्ती इंडिया ने उस पर एक तरफा मतलब जो है उसको संस्थापन के रूप में किया हुआ है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे चाइना इसी की कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को नाम रखेंगे तो अल्टीमेटली वो चाइना में शामिल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने करी है। इन्होंने यहाँ पर जो है इस तरीके की चीजें आप याद रखिएगा। पहले दलाई लामा जब विजिट करने गए थे अरुणाचल प्रदेश तब भी ऐसा हुआ था। तो इस तरीके की चीजें जो है चाइना, नई बात नहीं है, चाइना ऐसी चीजें हमेशा हांगकांग हो गया, ताइवान के साथ करता ही रहता है। तो बेसिकली चाइना अब एफर्ट्स मार रहा है बहुत ज्यादा कि जो पूरा रीजन है ना, वो कभी ना कभी जा करके आगे आने वाले समय में किसी न किसी टाइम पीरियड में जो है वो ऐसा हो जाए। जबकि आप जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमारी इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, कभी भी इस तरीके की चीज यहाँ पर नहीं घटित होने देगी जहां पर इस तरीके की चीजें हों। तो ये भी आपको इस तरीके से याद रखना है, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन जो है सीधा एग्जाम में बन सकता है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। बाकी अभी कितने यहाँ पर गांव हैं वो भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। देखो, अभी ये आपको बताया था ना कि अभी जो हमारी यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2030 का यहाँ पर 23 का लॉन्च किया है। ये अभी बजट में आया है। ये महिलाओं के लिए एक सेविंग स्कीम है, अच्छी स्कीम है, जिसमें महिलाएं जो है 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकती हैं, ताकि वुमेन का भी एक जो है ना, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपके पास जो फाइनेंशियल की स्वायत्ता है वो होनी चाहिए, उसके लिए है। अब ये जो है यहाँ पर 1.59 लाख पोस्ट ऑफिस में इसको लेकर के आया गया। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है, 2 साल तक के लिए वैलिड रहेगी, जिसमें आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड निश्चित ब्याज दर जो है वो मिलेगा। और इसमें स्कीम का जो अकाउंट होल्डर होगा वो 40% यहाँ पर 1 साल के बाद निकाल सकता है। ठीक है, 1 साल के बाद आप करीब 40% उसका पैसा भी निकाल सकते हो। मिनिमम हम 1,000 रुपए से लेकर के 100 के उसमें आप 2 लाख रुपए तक पैसा उसमें जमा करवा सकते हैं। और ये स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी सिर्फ यही है, इसका काम यही है कि भाई महिलाओं को जो है एक तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाना है। स्मॉल सेविंग स्कीम है ताकि हर कोई यहाँ पर सेव करना सीख जाए। ठीक है, पोस्ट ऑफिस इसमें जो है बचत खाता, किसान विकास पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें जो होगा ना नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जाएगी। और इसमें श्यामला गोपीनाथ कमेटी जो है उन्होंने इसके ऊपर बताया, और इसमें इंटरेस्ट रेट भी उन्होंने ही यहाँ पर बताया, 7.5% का इंटरेस्ट रेट
रहना चाहिए, जिसमें जितने भी व्यक्ति और परिवार हैं, उनको वित्तीय सुरक्षा यहाँ पे दी जाएगी, बचत को बढ़ावा दिया जाएगा और गारंटी रिटर्न्स तो मिल ही रही है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर आप जैसे, यहाँ पर आपका अभी 2 लाख रुपए है, तो आपको 1 साल के बाद उस पे 15,000 का ब्याज मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा इतने पे, और सेकंड ईयर पे आपको इतना मिलेगा। तो अगर 2 साल के बाद आप पैसा देखोगे तो आपका इतना पैसा वो हो चुका होगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर आपने 2 लाख रुपए अभी जमा कराए तो आपको 2 साल के बाद 2,31,000 रुपए उसके आपको प्राप्त होंगे। ठीक है भाई। तो ये महिला सम्मान बचत पत्र योजना, जो भी ये जो बच्चे यहाँ पर जो फीमेल है मुझे सुन रही हैं इसमें, वो चाहे तो बिल्कुल इसके अंदर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है। पर मैं ये कहूंगी कि एक बार इसकी पूरी जानकारी ले लीजिएगा और पूरा समझ लीजिएगा। अमाउंट वगैरह मैंने आपको बता दिया, पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल भी है ये, पर फिर भी एक बार पूरा अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा पूरा। एक बार इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जा करके वेबसाइट पे पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तभी जाके इन्वेस्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला था ऐसा है तो हम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के पूरे कॉन्सेप्ट में इंडिया की पोजीशन जो है 5th नंबर पे आई है, कि राष्ट्रीय योगदान के मामले में उष्मीकरण में भारत 5th नंबर पे आता है। 5th नंबर में यहाँ पर जो है रिपोर्ट में 1850 के दशक में बताया गया कि CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो भारत में बहुत ज्यादा योगदान देती है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। ठीक है। 5वें नंबर पे आते हैं, इंडिया में काफी ज्यादा अमाउंट में CO2, CH4 इन सब का होता है। CO2 सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, 10 कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से सबसे ज्यादा इंडिया, चाइना, ब्राजील काफी ज्यादा है। यूएस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पर 0.28% सेल्सियस। अकेला यूएस से, फिर चाइना, रशिया, ब्राजील और इंडिया। ये सीक्वेंस है जो जो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ना, इस रिपोर्ट बहुत जरूरी है। रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि भाई कहाँ पर कितनी कंट्रीज जो है, मतलब किस जगह पर कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है, और कौन सी इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई जा रही है, CH4 और N2O का कितना ज्यादा योगदान है, CO2 का कितना योगदान है, और किससे कितना हो रहा है। ठीक है। जैसे ब्राजील के अंदर अगर मैं बात करूं, तो भूमि का उपयोग, भूमि के उपयोग परिवर्तन, वानिकी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, इसकी वजह से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अलग अलग होता है, जैसे कई कंट्रीज में फॉरेस्ट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कई जगह पे लैंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कहाँ पे कितना है। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आप जानते हैं जो कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में काम जो है वो ऐसे करती हैं, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ये सारी जो है ना, इस तरीके की ग्रीन हाउसेस गैसेस सबसे ज्यादा क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है भाई। ऐसी गैसेस जो उष्मीय अवरक्त तरंग दैर्ध्य पर दीप्तिमान ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो है सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है। 6th क्वेश्चन और लास्ट टॉपिक देखेंगे आज का, वो है इंटरनलाइजेशन ऑफ रूपी। इंडिया और मलेशिया डॉलर के स्थान पर भारतीय रुपए में व्यापार करने पर बिल्कुल सहमत हो चुके हैं, कि जितने भी, देखो अभी क्या है, मोनोपोली किसकी चल रही है, डॉलर की। अभी डॉलर की मोनोपोली को खत्म करने के लिए किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले रूबल के लिए भी आ रहा था, अब यहाँ पर इंडिया और मलेशिया अग्री हुए हैं कि हम इंडियन रुपीज के लिए करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर ये घोषणा यूक्रेन संकट के प्रभावित भारतीय व्यापार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें हम ये कोशिश की जाएगी डी डॉलराइजेशन। डॉलर के उपयोग को कम करने के लिए यूएस जो है बिल्कुल ही इंटरनेशनल ट्रेड में टॉप करता है, इसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आरबीआई ने भी जो है मलेशिया में काफी बार सपोर्ट किया था। वोस्त्रो अकाउंट जो दूसरी कंट्रीज में अकाउंट होते हैं। ठीक है। वोस्त्रो खाता एक ऐसा खाता होता है जिसके माध्यम से घरेलू बैंक विदेशों बैंक में घरेलू मुद्रा के रूप में व्यापार है उसको करते हैं। ठीक है। तो ये स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट इसी प्रकार की चीजें हैं। तो वोस्त्रो अकाउंट के तहत इसको किया गया है, जिसमें क्या होता है कि आप इंटरनेशनलाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने हैं, आपने सीमा पार अगर ट्रांजैक्शन करने हैं, तो उसके लिए वो एक सिंगल करेंसी आप हर जगह पे यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो आपकी खुद की करेंसी यहाँ पर होगी, तो आप फॉरेन करेंसी पे बिल्कुल डिपेंडेंट होना बंद कर देंगे, और आप जो ट्रेड करेंगे दो कंट्रीज के बीच में, वो एक सिंगल करेंसी हमारे रुपए जो है
उसके उसके तहत ट्रेड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें ये भी याद रखना। इसके लिए सरकार ने कई बार कोशिश करी है कि क्रॉस बॉर्डर हम यहाँ पर करें, मसाला बॉन्ड लेके आए थे, व्यापार समझौता यहाँ पे किया था, मुद्रा का विनिमय, करेंसी स्वैपिंग करना, ये भी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में इंप्रूव करने के लिए ये सारे स्टेप जो है गवर्नमेंट ने पहले भी लिए हुए हैं, जिसमें इसमें कोशिश की जाएगी कि इन सारी चीजों को इम्प्रूव किया जाए। चलिए भाई, आज का हम क्वेश्चंस करते हैं। आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। जो ये परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स है, इसमें आप रीड करेंगे, सारी स्टेटमेंट आपकी ठीक लिखी हुई है। जापान रिलीज करता है इसको, निकेई फर्म, मार्केट इकोनॉमिक्स। इसमें 0 से 100 के बीच में रैंकिंग दी जाती है, जिसमें ये बताते हैं कि एक देश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, इसका रुझान किस तरफ जा रहा है, कितना कितना इकोनॉमी इंडिकेटर होता है कंपनीज का, यहाँ पे पूरा चेक किया जाता है। 50 से ऊपर अगर पीएमआई है इसका, और 50 से नीचे है तो उसका अलग अलग जो है वो एक रिजल्ट रहेगा। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक तरीके का मापदंड है, जिसके तहत ये इंडेक्स निकाला जाता है कि एक कंट्री में कितना परचेजिंग हो रही है। और वो परचेजिंग हर मंथ वाइज देखा जाता है कंपनीज का। ठीक है, कंपनीज के जो रिजल्ट होते हैं, कंपनीज का जो पूरा एक सिस्टम होता है, उसके तहत उसको चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल रूप से निकाल लिया, इसको प्रॉपरली जो है कंपनीज के तहत जो भी डेटा आता है कंपनीज का, उसके तहत उसको पूरा एश्योर किया जाता है। तो एक बहुत ही रिलायबल डेटा है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय जापान। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। आपको लगेगा परचेजिंग मैनेजर है, नाम तो सही लग रहा है, ये आरबीआई शायद करती होगी। ऑप्शन में आपको आरबीआई देता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई इसका आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है महिला निधि। अभी महिला सम्मान योजना पड़ी थी, अब यहाँ पर महिला निधि है। यहाँ पर महिला निधि प्रोग्राम ये राजस्थान में जो है इसको पहली बार जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें पहला महिला सहकारी निधि के रूप में इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें प्रॉपरली वुमेन रहेंगी, पूरा बैंक का सिस्टम वुमेन यहाँ पे देखेंगे। अभी देखो राजस्थान बहुत चीजों के लिए न्यूज में, आपको मैंने करवाया हुआ है ये। राजस्थान अभी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए अभी प्रेजेंट सिनारियो में न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि जैसे एक राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू हेल्थ का बिल हो गया, वो भी यहाँ पर काफी है कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा था जयपुर में बहुत ज्यादा, पर अभी तो खैर प्रोटेस्ट वापस ले लिया है सरकार, मतलब डॉक्टर्स ने। राइट टू हेल्थ आया था ना अभी, मैंने बताया भी था आपको, ये जरूर कवर कीजिएगा। राइट टू हेल्थ का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि हर व्यक्ति को यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। हर व्यक्ति यहाँ पर क्या डिजर्व करता है? फ्री ट्रीटमेंट। समझ रहे हैं? तो सोचो जरा डॉक्टर्स का क्या हाल होगा इसमें। तो इस प्रकार से ये वाला एक बिल जो है बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था। ये मैंने अपने वीकली करंट अफेयर्स के टॉपिक में भी कवर कराया है। आप लोगों ने अगर वीकली करंट अफेयर मार्च के देख लिए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर, तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, कवर करना उसको। वीकली करंट अफेयर में मैंने आपको पूरा ये ऑब्जेक्टिव कवर कराया, बहुत डिटेल में समझाया है राइट टू हेल्थ बिल के बारे में। राजस्थान किस किस टॉपिक के लिए न्यूज में अभी तक पूरे में, वो सारा बताया। ठीक है, तो अपना उसको कवर करना, जरूर कवर करिएगा। वीकली करंट अफेयर भी उतनी ही जरूरी है। आप ये डेली पढ़ सुन रहे हैं, आप डेली मुझे अपना आधा घंटा देते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। फिर आप, मेरा एक वीकली भी करंट अफेयर आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। ठीक है, जो मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वहां पर वीकली आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली आता है। ठीक है, आप डेली सुन रहे हैं, वीकली सुन रहे हैं, नोट्स बना रखे हैं, उससे आप मंथली की भी रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, मंथली भी बहुत ज्यादा एक परफेक्ट तरीके से बनाया जाता है, बहुत सारी मेहनत करके टीम की तरफ से, तो आप मंथली वाला भी सुन सकते हैं। मंथली में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो उस टॉपिक से जुड़ी हुई पूरे मंथ की। और फिर हम एक एंड में मंथली क्विज वीडियो भी देते हैं, और उस क्विज वीडियो में आप अपनी आंसर जो आपने पढ़ा है अभी तक,
उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। देख लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कितनी मेहनत करता है आपके लिए। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखो, अपना सिलेक्शन लो, उसको लाइक जरूर कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगती है वीडियोस। ठीक है भाई। तो आप यहाँ पर ये सारा अपना कंप्लीट करो, सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो भी आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन सारे कंप्लीट करो, सारे जितना भी हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कंटेंट की नॉलेज लेते जाओ, क्योंकि आप भी जानते हैं जीके की कोई सीमा नहीं होती, जितना पढ़ोगे उतना नॉलेज मिलेगा। तो आपको करंट अफेयर की टेंशन तो लेनी नहीं है ना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे करंट अफेयर का। आपको डेली फ्री में मिल रहा है, आपको वीकली फ्री में मिल रहा है, आपको मंथली मिल रहा है, आपको क्विज मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, फ्री में है ना। तो ये सारी इनिशिएटिव्स जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से फ्री में चल रहे हैं। इन सबको आप पढ़िए, इन सबको आप लर्न कीजिए, सारी चीजों को अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्वेश्चन गलत होंगे बट स्टिल देयर इज अ चांस कि एक टाइम आएगा जब आपके क्वेश्चन ठीक भी होने काफी शुरू हो जाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल मत भूलिएगा, कोई भी आप में से। समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है भाई। तो इस टाइप से आप अपना पूरा सिलेबस कवर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।